खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल किसान आंदोलन के बीच केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेमतलब का विवाद हो गया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें बंधक बना लिया है। आरोप पर बीजेपी ने जवाब देते हुए केजरीवाल को ड्रामेबाज कहा। केजरीवाल को रिहा करो। क्या देश की राजधानी में नजरबंद हो गए थे केजरीवाल? केजरीवाल को रिहा करो। केजरीवाल को रिहा करो। क्या दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री को बंधक बना लिया था? केजरीवाल को रिहा करो। क्या मुख्यमंत्री अपने ही राज्य के लिए खतरा बन गए थे? दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच मंगलवार को एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के सामने ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। केजरीवाल को रिहा करो। केजरीवाल को रिहा करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पास का ये माहौल आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करो, हाउस अरेस्ट से मुक्त करो, इसके नारे लग रहे हैं। दूसरी ओर जो प्रशासन है उसका कहना है कि चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर कल से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में क्लैश ना हो, इस वजह से बैरिकेडिंग की गई है। कुछ देर बाद उप मुख्यमंत्री भी सीएम केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे और धरना देने लगे। आरोप लगाया कि केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। सीएम तो आम आदमी से मिलते हैं, सीएम को अरेस्ट करके रखा हुआ है इन लोगों ने। सब लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री सबसे मिलेंगे, किस आम आदमी से मिलेंगे? क्यों? इसका मतलब हाउस अरेस्ट में है मुख्यमंत्री। पुलिस तय करेगी मुख्यमंत्री किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब मुख्यमंत्री अरेस्ट में है, अंडर अरेस्ट है क्या? मुख्यमंत्री जी ने जेल बनाने से रोका इनको। किसानों के लिए ये लोग यहाँ के स्टेडियम को जेल बनाना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी ने रोका, तो आज इन्होंने मुख्यमंत्री जी के घर को जेल बना रखा है। शाम होते होते सीएम केजरीवाल का ट्वीट भी सामने आया। ट्वीट में वो लोगों को कल हुए भारत बंद की सफलता की बधाई दे रहे थे, लेकिन सबसे दिलचस्प था ट्वीट के साथ उनका जारी वीडियो। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम और आपके विधायकों के साथ बैठक करते दिखे। इसी वीडियो के जरिए आरोप लगाया गया कि वो भी आंदोलन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था। मैंने भी प्लान कर रखा था थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री बन के नहीं, एक आम आदमी बन के बॉर्डर पे जाऊंगा, उनको समर्थन देने के लिए और एकजुटता जाहिर करने के लिए एक आम आदमी की तरह बस उनके साथ बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। मुझे लगता है उनको मेरी प्लानिंग शायद पता चल गई, तो आज उन्होंने जाने तो नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, घर बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से। केजरीवाल के हाउस अरेस्ट पर बाकायदा आम आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। केंद्र सरकार पर हाउस अरेस्ट की साजिश तक का आरोप लगा दिया गया। केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल के लगाए आरोप का बीजेपी ने जवाब दिया। केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें ड्रामेबाज तक कह दिया। फिर एक नया झूठ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गढ़ा है कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है, ये सरासर बेबुनियाद है, कोरी बकवास है। वो कहीं हाउस अरेस्ट नहीं है, वो हाउस में अरेस्ट कर रहे हैं, वो नजरबंद नहीं है, वो दिल्ली की जनता से अपनी नाकामी के लिए नजरें छुपाने का काम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सीएम केजरीवाल के लगाए आरोप के जवाब में दिल्ली पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया। इस फुटेज में सीएम केजरीवाल को पश्चिम बिहार के एक होटल में 7 दिसंबर को रात 9 बजे के आसपास जाते दिखाया गया। दावा किया गया कि केजरीवाल के कहीं आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। इस फुटेज के जारी होने के बाद केजरीवाल एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने तो केजरीवाल की डिग्री तक पर भी सवाल खड़े कर दिए। हमारे पास वीडियो है जिसके अंदर वो कल रात को 9 बजे के आसपास यहाँ से घूम फिर के गए हैं और किसी शादी ब्याह में क्या खा पी के आए हैं हमें पता नहीं है, जो कि घर में पड़े हुए हैं।
और बाहर ये नाटक चालू कर रखा है। तो सबको पता है ये नाटक में बिल्कुल अव्वल दर्जे की काम करते हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि इनकी डिग्री IIT की ही है या NSD की है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि केजरीवाल को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन केजरीवाल ने किसान आंदोलन के नाम पर हाउस अरेस्ट का दांव खेल दिया है, जिसे बीजेपी ड्रामा बता रही है। तो दिल्ली में सियासत हो रही है, लेकिन बंगाल की सियासत की बात कर लेते हैं। बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चुनावी जंग चरम पर है। आज इस लड़ाई को और धार देने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा कोलकाता पहुंच रहे हैं। क्या है नड्डा का बंगाल प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल में भारी बवाल, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर हंगामा, मोमबत्तियां जलाकर ममता का विरोध। इस विरोध के बीच आज ममता बनर्जी के गढ़ में हुंकार भरेंगे बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा। JP नड्डा आज 2 दिन के बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचने वाले हैं। यहां दोपहर 1 बजे के करीब नड्डा सबसे पहले हेस्टिंग एरिया में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे भवानीपुर। भवानीपुर ही वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधायक है। JP नड्डा यहां बीजेपी के R9 अन्याय कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं से JP नड्डा बातचीत करेंगे। अगले दिन नड्डा जिस डायमंड हार्बर का दौरा करेंगे, वहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद है। यहां JP नड्डा मछुआरों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने वाले हैं। ममता और इनके भतीजे अभिषेक की विधानसभा सीट पर नड्डा के प्रचार का सीधा मकसद है तृणमूल कांग्रेस की जड़ पर प्रहार। JP नड्डा आज शाम कोलकाता के मशहूर कालीघाट मंदिर भी जाएंगे, जो भवानीपुर से सटा हुआ है। पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां माता का आशीर्वाद लेकर बंगाल चुनाव में जीत का संकल्प लिया था। मैं आपको कहकर जाता हूं, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में मिशन 200+ के लक्ष्य के साथ जैसे जैसे बीजेपी का प्रचार आगे बढ़ रहा है, उसे तृणमूल से तीखी चुनौती भी मिल रही है। सोमवार को सिलीगुड़ी में विरोध मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद ये तल्खी और बढ़ गई है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया, लेकिन ममता इसे बीजेपी की चाल बता रही है। আমি পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেটা দেখেছি তাতে বলছে শর্টকাট, মানে ওই ছড়া টাইপের। পুলিশ তো এসব চলে না, পুলিশ তো এসব ইউজই করে না। তার মানে কি তুমি একটা প্রোগ্রাম করার জন্য, পাবলিসিটি করবার জন্য তুমি একটা লোককে মেরে ফেললে? তুমি আমার একটা রাজবংশী ভাইকে মেরে ফেলেছো, মেরে ফেলে তুমি বলছো যে পুলিশ মেরেছে। ভাই পুলিশ মেরেছে? इस बीच सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता के मर्डर का मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। जलपाईगुड़ी कोर्ट ने आदेश दिया है कि मृत का फिर से पोस्टमार्टम किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हत्याकांड को लेकर गवर्नर जगदीप धनखड़ भी नाराज हैं। मुख्य सचिव और DGP को गवर्नर हाउस में तलब किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं बंगाल के अंदर। पुलिस और गुंडों का नेक्सस है जो वहाँ पर काम कर रहा है, और इसलिए एक अराजकता का वातावरण है। वहाँ सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आपने राष्ट्रपति शासन को लेकर भी कहा? हमने मांग की। सिलीगुड़ी हत्याकांड पर सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मथुआ समुदाय के गढ़ उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में सभा करने वाली हैं। बांग्लादेश से आकर बंगाल में बसा ये वही शरणार्थी समुदाय है जिसके दम पर 2011 में ममता ने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था, लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी ने नागरिकता कानून का दांव खेलकर इन्हें ममता से दूर कर दिया है। आज बनगांव की रैली से ममता बीजेपी की इस चाल पर चोट करने की कोशिश करेगी। और इस बीच बड़ी चुनावी हलचल राजस्थान से जान लीजिए। राजस्थान के 21 जिले के पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए हुए चुनाव में नतीजों में सत्तारूढ़ कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। इन चुनाव के नतीजे लगातार बता रहे हैं कि जिला परिषद सदस्यों के घोषित नतीजों के मुताबिक बीजेपी, जो कि विपक्ष में है, कुल 14 जिलों में बोर्ड बनाने की स्थिति में आ चुकी है। हालांकि नतीजे अभी भी आ ही रहे हैं, लेकिन राजस्थान के निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी को 323 और कांग्रेस को 240 सीटों पर बढ़त मिली है, लेकिन झटका जबरदस्त कांग्रेस को लगा।
इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से है। यहां आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों से अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुबह हमने आपको खबर दिखाई थी कि पुलवामा के पास एक गांव में मुठभेड़ चल रही है। यहां पर 2 से 3 आतंकियों के होने की आशंका थी, जिसमें से 2 आतंकी मार गिराए गए। हमारे सहयोगी श्रीनगर से आसिफ कुरैशी बने हुए हैं। आसिफ, अभी भी मुठभेड़ चल रही है, कितने और आतंकी छिपे हो सकते हैं? देखा, सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार 2 से 3 मिलिटेंट्स के इलाके में छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था और अभी तक 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, जिन्होंने इस घर से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की थी। लेकिन अभी भी गोलीबारी चल रही है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि अभी भी एक मिलिटेंट इस मकान में छुपा हो सकता है जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है, जबकि दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक आम नागरिक भी जख्मी हो गया है। इलाके की गहन घेराबंदी करके ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि अंदर छुपे हुए मिलिटेंट को भागने का कोई मौका ना मिले। इसीलिए इस ऑपरेशन को और ज्यादा कड़ा करने के लिए सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कुमक भी इलाके में बुलाई गई है और ऑपरेशन के इस समय अंतिम चरण में है। बता दूं कि इस मुठभेड़ में मारे गए दोनों मिलिटेंट्स का ताल्लुक अलबदर से है। हालांकि औपचारिक पुष्टि ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही पुलिस की तरफ से की जाएगी। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं आसिफ। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अलबदल वो आतंकी संगठन जिसका नाम सामने आया है, एक आतंकी अभी भी छुपा हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए तारीफ काबिल ये ऑपरेशन रहा कि कुछ घंटों के अंदर ही 2 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। तो अब दुनिया को भारत की ताकत दिखाने वाली खबर। कोरोना वैक्सीन पर आज दुनिया भारत का दम देखेगी। जी हां, आज 60 से ज्यादा देशों के राजनयिक हैदराबाद जा रहे हैं। भारत में बन रही अलग अलग वैक्सीन को देखने के लिए ये दौरा करेंगे। मकसद क्या है, इससे भारत को क्या हासिल होगा, देखिए इस रिपोर्ट। ये 2 तस्वीरें दुनिया के 2 बड़े मुल्कों की हैं। पहली तस्वीर ब्रिटेन की है, जहां मार्गरेट कीनन नाम की 90 साल की बुजुर्ग को फाइजर की कोरोना वैक्सीन का टीका लगाकर विक्ट्री डे मनाया गया। और दूसरी रूस की, जहां 70 स्वास्थ्य कर्मियों को स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन लगाकर टीकाकरण की औपचारिक शुरुआत की गई। कोरोना वैक्सीन की दौड़ में भले ही ये दोनों मुल्क आगे निकलते दिखाई दे रहे हों, लेकिन दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हैं और इसकी वजह भी है। दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। सबसे सस्ती और सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाने में भारत का कोई सानी नहीं। वैक्सीन की दुनिया में भारत किसी बादशाहत को देखने के लिए आज 60 से ज्यादा देशों के राजदूत और वरिष्ठ राजनयिक हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। विदेश मंत्रालय की मेजबानी में हैदराबाद जा रहा विदेशी राजनयिकों का दल भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई जैसी कंपनियों का दौरा करेगा। दोनों ही कंपनियां कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बना रही हैं। भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर वैक्सीन बना रहा है। भारत बायोटेक ने सरकार से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। वहीं बायोलॉजिकल ई कंपनी MIT के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है, जिसे पहले और दूसरे चरण की अनुमति दी गई है। भारत की वैक्सीन राजधानी कहलाने वाले हैदराबाद में 60 से ज्यादा विदेशी राजनयिकों का यह दल उस जीनोम वैली में जाएगा, जहां भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई समेत कई देसी कंपनियां हैं। विदेशी राजनयिकों के दौरे से पहले 28 नवंबर को पीएम मोदी भी हैदराबाद में भारत बायोटेक वैक्सीन फैसिलिटी का दौरा कर यहां हो रही तैयारियों की तारीफ कर चुके हैं। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि विदेशी राजनयिकों को अपनी उत्पादन क्षमता दिखाकर भारत, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के मुल्कों में बाजार तलाशने की कोशिश करेगा। कूटनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के राजनयिक हैदराबाद ले जाए जा रहे दल का हिस्सा नहीं है। पड़ोसी मुल्कों में श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार के मिशन प्रमुख इस दल में शामिल हैं। वहीं 60 से ज्यादा विदेशी राजनयिकों में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर भी शरीक हैं।
आपको बता दें कि दुनिया के 60% टीकों का उत्पादन भारत ही करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया में इस्तेमाल होने वाले टीकों की 3 में से 1 खुराक का उत्पादन भारत में होता है। इतना ही नहीं, भारतीय फार्मा कंपनियां संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के लिए दवाओं और टीकों की बड़ी आपूर्ति करता है। दुनिया का एक फार्मेसी हब है, फार्मेसी फैक्ट्री ऑफ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं जिसको। इसी तरह इसको वैक्सीन हब कहा जाता है। और हमेशा से हम लोगों ने जो है सारी दुनिया में जो भी चीज़ इंडिया की खास पॉसिबिलिटी होती है, चाहे फार्मास्यूटिकल के फील्ड में हो या वैक्सीन के मामले में हो, भारत ने हमेशा उसको शेयर किया है दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ में, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में। कुल मिलाकर कहा जाए कि अगर दुनिया को कोरोना से मुक्ति चाहिए तो भारत के बिना ये मुमकिन नहीं है। LAC पर तनातनी के बीच चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के बीच चीन ने 20 आर्मी कैंप तैयार कर लिए हैं। इन कैंप के जरिए चीन ठंड में अपने सैनिकों की मदद में जुटा है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, रिपोर्ट बताएगी। LAC पर चीन ने बनाया साजिश का कैंप। भारतीय सैनिकों से डरा चीन बढ़ा रहा है अपने सैनिक। LAC पर भारतीय सैनिकों से मुंह की खाने के बाद चीन की एक गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। LAC पर चीन के 20 नए कैंप दिखे हैं। इन कैंप को चीन ने लद्दाख से अरुणाचल की सीमा तक बनाए हैं। डोकलाम विवाद के बाद से चीन इन कैंपों का निर्माण कर रहा था। करीब 6 महीने से ज्यादा वक्त से भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव है। कई बार चीनी सैनिकों ने LAC पर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ का करारा जवाब भी दिया। गलवान में 2 देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारतीय सेना के करीब 20 जवान शहीद हो गए थे। इसमें करीब 40 से ज्यादा चीनी जवानों की जान चली गई। भारत के जवाब के बाद चीनी सैनिकों को LAC से पीछे हटना पड़ा था, लेकिन इस हार के बाद चीन बौखलाया हुआ है और LAC के करीब निचले हिस्से में लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और अपने सैनिकों की मदद के लिए कैंप तैयार कर रहा है। इन कैंप के जरिए चीन अपने सैनिकों को बैकअप देने का प्लान तैयार कर रहा है। अपने सैनिकों को पेट्रोलिंग में मदद देना चाहता है। गलवान में करारी शिकस्त के बाद चीन ने LAC के करीब अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है। करीब 60,000 सैनिकों के साथ तोप और टैंक तैनात किए हैं। दिसंबर के महीने में LAC पर ठंड बेहद ज्यादा होती है, पारा माइनस के नीचे पहुंच जाता है। चीनी सैनिकों को बर्फीली चोटियों पर युद्ध का अभ्यास नहीं है, इसलिए अब वो कैंप बनाकर अपने सैनिकों की मदद कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन ये कैंप डोकलाम विवाद के बाद से तैयार कर रहा था। डोकलाम एक विवादित पहाड़ी है। भूटान के हिस्से में आने वाली पहाड़ी पर चीन अपना दावा कर रहा है, जबकि भारत ने डोकलाम पर भूटान के दावे का समर्थन किया। जून 2017 में जब चीन ने यहां सड़क निर्माण शुरू किया तो भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया था। भारत के इस एक्शन से चीनी खेमे में खलबली मच गई। अब वो कैंप बनाकर LAC की सीमा पर भारत के खिलाफ साजिश तैयार करने में जुटा है। बड़ी खबर आ रही है प्रशांत और रिया ड्रग्स केस से जुड़ी हुई। एनसीबी ने इस केस में ड्रग्स पेडलर रिगल महाकाल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एनसीबी को इसकी लंबे अरसे से तलाश थी। एनसीबी आज गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। एनसीबी लगातार इस केस में छापेमारी अब भी कर रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स और कैश बरामद हुआ है। कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत और रिया ड्रग्स केस को लेकर बड़ी अपडेट जो निकल कर आई है वो ये कि रिगल महाकाल नाम का ड्रग पैडलर एनसीबी की गिरफ्त में आया है। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि रिया और सुशांत केस में अपडेट हुआ है। एक नया ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुआ है जिसके पास से ड्रग्स और कैश भारी मात्रा में बरामद हुआ है। तो किसान आंदोलन पर बॉर्डर से एक बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी खबर मिली है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी है कि आज 5 बॉर्डर से एंट्री बंद कर दी गई है। सिंघू बॉर्डर पहले से ही बंद था, अब औचंदी, पियाऊ, मनियारी, मंगेश बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 44 को भी दोनों तरफ से बंद किया गया है, जबकि बॉर्डर से लगे कई इलाकों में रूट डाइवर्ट किए गए, जैसे मुकरवा और ग्रैंड ट्रंक रोड से आने वाले ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। आउटर रिंग रोड, जीटी रोड और नेशनल हाईवे 44 की तरफ से बचने के लिए कहा गया है। ये सलाह दिल्ली पुलिस की ओर से जारी की गई है। हमारे संवाददाता मनोज वर्मा हमारे साथ हैं। मनोज, क्या वजह बताई गई है, क्यों बॉर्डर सील किए गए हैं?
बिल्कुल, देखिए बॉर्डर जो है किसान आंदोलन जैसे ही फील है। इस वक्त आपको बता दूं कि जो इस तरीके से आंदोलन चल रहा है सिंघू बॉर्डर पर, वहां पर जो है सिंघू बॉर्डर जो है वो बंद किया गया है। उसके अलावा चंदी बॉर्डर भी उसके पास ही पड़ता है, वो बंद किया गया है। प्याऊ मनियारी बॉर्डर है और मंगेश बॉर्डर, इनको क्लोज किया गया है, इनको बंद किया गया है। और NH-44 को अवॉइड करने के लिए बोला गया है। दोनों तरफ से ये बंद है और इसके लिए अल्टरनेट रूट जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताए गए हैं। अगर किसी को जाना है इन रास्तों से तो वो लामपुर जो नरेला की तरफ से रास्ता है वहां से जा सकते हैं, फतेहाबाद से जा सकते हैं, सिबौली से जा सकते हैं अगर उनको चंडीगढ़ की तरफ या करनाल की तरफ जाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आउटर रिंग रोड को भी अवॉइड करने के लिए बोला गया है, क्योंकि बहुत जो ट्रैफिक है वो आउटर रिंग रोड पर काफी ज्यादा है, तो इसलिए आउटर रिंग रोड को भी अवॉइड करने के लिए बोला गया है। टीकरी बॉर्डर की मैं बात बताना चाहूंगा, टीकरी बॉर्डर भी बंद है, तो अल्टरनेट रूट जो है वो दिए गए हैं कि अंदर की तरफ जो रास्ते हैं टीकरी बॉर्डर के साइड से वहां से आप लोग जा सकते हैं। तो जो किसान आंदोलन है उसी की वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी के लिए। हर लिहाज से ये बड़ा अपडेट इसीलिए है क्योंकि आप समझिए कि अभी तक केवल 2 ही बॉर्डर्स बंद थे, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, लेकिन अब 5 बॉर्डर्स न सिर्फ बंद किए गए हैं बल्कि बाकायदा एक एडवाइजरी जारी कर दिल्ली पुलिस ट्रैफिक ने कहा है लोगों से कि वो वैकल्पिक रूट लें। यानी कि कुल मिलाकर अब जिस तरह से आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, आंदोलन में किसानों की भीड़ देश भर से आ रही किसानों की वजह से बढ़ रही है, बातचीत तो खैर हो ही रही है, लेकिन इन सब के बीच किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट एक और आ गया है। सिंघू बॉर्डर पर 12 बजे किसानों की बैठक होने वाली है, जो सुबह से लगातार आपको हम बता रहे हैं। सरकार से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आज की यह बैठक महत्वपूर्ण है। सरकार लिखित प्रस्ताव देगी जिस पर चर्चा करेंगे किसान। इस पर आज चर्चा होगी कि इस लिखित प्रस्ताव अगर आता है सरकार की तरफ से तो फिर क्या रणनीति सरकार की जो आगे है उस पर किसान बनाने वाले हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 10:30 बजे कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है। सबकी नजरें कैबिनेट की बैठक पर भी हैं कि क्या कैबिनेट की बैठक से कुछ निकल कर आ सकता है, लेकिन इस बीच 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान मंथन करने वाले हैं। सरकार ने कहा है कि वो लिखित प्रस्ताव देने को तैयार है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या आगे निकल कर आता है। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही थी। बैठक के बाद किसान नेताओं ने क्या कहा था आप वो सुनिए, ताकि आप समझें कि आज होने वाली ये 12 बजे की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है। हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहां पर भी आंदोलन लगातार जारी है। कल सरकार के साथ एक मीटिंग भी हुई थी, अमित शाह की ये मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये कहा गया था कि एक प्रस्ताव दिया जाएगा जिसके बाद 12 बजे किसानों की बैठक होगी और उसके बाद तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। बहुत सारे किसान भाई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कल अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, सरकार के साथ मीटिंग हुई, उसमें प्रस्ताव देने की बात की गई है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? रणनीति यही है, हम तो पहले दिन से यही मांग लेके बैठे हुए हैं कि ये तीनों बिल जो थोपे गए हैं, मशवरा नहीं किया गया, थोपे गए हैं, जो चीज थोपी जाए वो स्वीकार कभी भी नहीं हो सकती। हमारी पहले दिन से यही डिमांड है कि ये जो तीनों बिल थोपे गए हैं इनको रद्द किया जाए, इससे कम कोई भी हमें स्वीकार नहीं होगा। जी 12 बजे आप लोगों की एक मीटिंग भी है, उसके बाद ही तय होगा, तो आपको क्या लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? जथेबंदियों की मीटिंग हो रही है 12 बजे, सभी सलाह मशवरा करेंगे, फिर देखेंगे जो भी उनका हुक्म होगा हम सभी मानेंगे। वो एक भी सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचा, एक भी गोली नहीं चली इस आंदोलन में, क्योंकि किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं। आगे भी हमारी कल भारत बंद देखा, किसान संगठनों की तरफ से पूरा शांतिपूर्ण रहा, तो इसका मतलब हमारा रास्ता शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रह करने का है। लड़ाई में आप पुराने समय से देख लीजिए, जितने भी युद्ध हुए, हमने एक कहानी अपने दादा दादी से सुनी है, एक बार लगता है झूठ जीतेगा, लेकिन आखिर में जीत सत्य की होती है और सत्य आज किसानों के साथ खड़ा है, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। हम निश्चित तौर पर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद किसान नेता हन्नन मुल्ला ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हन्नन मुल्ला हमारे साथ अमित शाह की बैठक में शामिल थे। दादा क्या हुआ, अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने बोला जो हम अमेंडमेंट करेंगे वो मान लो, और कुछ अमेंडमेंट फिर बाद में दो तो हम स्वीकार करेंगे, चर्चा करेंगे। हम बोला अमेंडमेंट तो हम नकारा दिया, अमेंडमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों ये कानून है, कानूनी एंटी फार्मर है, अमेंडमेंट करके प्रो फार्मर किया नहीं जा सकता। 3 कानून को रिपील करना है, यही हमारा मांग है। तो वो बोला ठीक है, आप थोड़ा हमारा बात मानो, हम लिख के देंगे आपको। तो क्या लिख के देंगे? वो 5 जो अमेंडमेंट करेंगे, तो हम ऑलरेडी नकारा दिया, तो अमेंडमेंट लिख के देंगे, दे दो, देखेंगे। मगर वो सिर्फ अमेंडमेंट लिख के देंगे तो खत्म, और उसमें लिख के देंगे हम रिपील के बारे में चर्चा करना चाहे, विचार करेंगे,
तब फिर अगले मीटिंग के बारे में हम सोचेंगे। अगर वही मीटिंग है। अगर संशोधन देते हैं तो आगे की रणनीति आपको लगता है क्या किसानों की होगी? नहीं, कोई संशोधन में कोई हमारा रुचि नहीं। और इस बीच एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के 21 जिलों में हुए पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब तक जिला परिषद सदस्यों के घोषित नतीजों के मुताबिक बीजेपी, जो कि विपक्ष में है, कुल 14 जिलों में बोर्ड बनाने की स्थिति में आ चुकी है। जिला परिषद की 636 सीटों में से 323 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पंचायत समिति की 4371 सीटों में से भी बीजेपी ने बहुमत से ज्यादा सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस केवल 5 जिलों में ही बोर्ड बनाती दिख रही है। जिला परिषद की कुल 636 सीटों से चुनाव में बीजेपी ने 323 जीत ली हैं, जबकि कांग्रेस को 246 सीटें ही मिली हैं। इसी तरह सदस्यों के लिए हुए चुनाव में अब तक घोषित नतीजे बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में कमल कांग्रेस के पंजे पर भारी पड़ रहा है। कुल मिलाकर 4371 सीटों में से बीजेपी को 1836 और कांग्रेस को 17 से 18 सीटों पर जीत मिली है। पंचायत समिति में जो मुकाबला है वो काफी कांटे का रहा है, लेकिन कुल मिलाकर 14 बोर्डों पर बीजेपी काबिज होने जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली और बिहार चुनाव के बाद बंगाल का चुनाव जेपी नड्डा के लिए तीसरी बड़ी परीक्षा है। अगर यहां नड्डा बीजेपी का परचम लहराने में कामयाब हो जाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल जाएगी। हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर वार्ड में कमल खिले और कमल को ताकत मिले, यही मैं कहने आया हूं। पार्टी को और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, पार्टी के विकासवाद के नारे के लिए कहीं भी जाना पड़ेगा, हम जाने के लिए तैयार हैं और विकास को ले जाने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीर तब की है जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले महीने हैदराबाद में नगर निगम चुनाव का प्रचार कर रहे थे। नड्डा की ही कुशल रणनीति का कमाल रहा। बीजेपी ने 4 मीनार के शहर पर भगवा लहरा दिया। हैदराबाद की जीत को सियासी अस्त्र बनाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब बंगाल के सियासी रण में उतर रहे हैं। अब ममता जी को बोलो क्या आयुष्मान भारत देंगे, ममता जी बोलती होबे ना, होबे ना, होबे ना, की होबे ना। बुधवार और गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष बंगाल के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजय का मंत्र देंगे। ये वो लोग करते हैं जो जान जाते हैं, पूरे 4 साल आपका दमन करते हैं और चुनाव के 5वें साल में लुभावने नारे देते हैं। ये है टीएमसी और बीजेपी वो है जो कहती है वो करके देती है, उसको पूरा करती है। बेहद सौम्य और सधे अंदाज में अपनी बात कह देने वाले जेपी नड्डा इसी साल की शुरुआत में पार्टी के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद ही उनके सामने दिल्ली चुनाव की चुनौती थी। दिल्ली में बीजेपी जीती तो नहीं, लेकिन पार्टी ने प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर किया और साल के अंत में जिस बिहार चुनाव के हारने की चर्चा होने लगी थी, वो चुनाव जीतकर जेपी नड्डा ने देश को अपनी रणनीति का लोहा मनवा दिया। तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंच से नड्डा की तारीफ की थी। ये चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी की कुशलता और प्रभावी रणनीति का भी परिणाम है। नड्डा जी को जितनी बधाई दें और अभी पिछले दिनों ही हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने विजय का झंडा लहराया है। हैदराबाद में बीजेपी पिछली बार जहां 4 सीटों पर जीती थी, उस हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी अब 48 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। अगले साल अप्रैल मई महीने में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में ये चुनाव हैं। 5 राज्यों में से सिर्फ असम में अभी बीजेपी सत्ता में है। जेपी नड्डा के सामने असम में बीजेपी की सत्ता बचाए रखने की चुनौती तो है ही, बंगाल में
विजय हासिल करके मोदी और अमित शाह के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि जेपी नड्डा सिर्फ विधानसभा चुनाव का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर रखी है। जेपी नड्डा 120 दिन के देशव्यापी प्रवास पर निकल चुके हैं। इससे पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड से और महीने के अंत में जेपी नड्डा यूपी के प्रवास पर रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने आने वाली चुनौतियों में बंगाल भी शामिल है और इसी बंगाल के लिए बीजेपी ने ऐसी बिसात बिछाई है कि सीधे चेक एंड मेट वाली स्थिति पैदा हो सकती है। जिस जगह से ममता का उत्थान हुआ, बीजेपी वहीं टीएमसी के पतन की कहानी लिखना चाहती। लड़ाई 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 चाय, लड़ाई 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 चाय। बीजेपी के मिशन बंगाल को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने बंगला गौरव की तान फिर छेड़ दी है। वहीं पश्चिम बंगाल की सत्ता पर 10 साल से काबिज ममता को मात देने के लिए बीजेपी ने भी अपना अभियान और तेज कर दिया है। दरअसल बंगाल में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री मोदी देश की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी अब बंगाल में अपना चुनावी प्लान तेजी से सेट कर रही है। बंगाल में ममता को घेरने के लिए बीजेपी कानून व्यवस्था, केंद्रीय परियोजनाओं को लागू न करने से लेकर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रही है। भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। दरअसल सीएए के बाद हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी और इसीलिए बीजेपी इसके जरिए बंगाल में चुनावी ध्रुवीकरण कराने की तैयारी में है। वहीं ममता बनर्जी की नजर पश्चिम बंगाल के उन 28% मुसलमानों पर है जो उनकी जीत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। রাজনীতিতে তিন ধরনের লোক থাকে, একটা লোভী, একটা ভোগী, একটা ত্যাগী। সিপিএম হচ্ছে আজকে সবচেয়ে বড় লোভী, বিজেপি হচ্ছে ভোগী আর তৃণমূল কংগ্রেস যদি করতে হয় আপনাদের হতে হবে ত্যাগী, ওদের পাল্লায় পড়বেন না। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में मिली कामयाबी से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी को लगता है कि 2011 में जिस जगह से और जिस तरह से ममता बनर्जी ने लेफ्ट पार्टी को बंगाल की सत्ता से उखाड़ा था, उसी जगह से और उसी तरह से वो भी ममता को राज्य की सत्ता से बेदखल कर सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की सिंगूर सीट और पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम सीट पर अब अपनी नजरें गड़ा दी हैं, जहां से साल 2006 में ममता बनर्जी के लिए सत्ता की राह निकली थी। अभी तक सिंगूर के कृषक के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हम लोग आएंगे तो जो इंडस्ट्री वाला जो सिंगूर में चाहते हैं, जो कृषक का जो परिवार है वो लोग चाहते हैं सिंगूर में इंडस्ट्री आए। हम लोग भी चाहते हैं सिंगूर में इंडस्ट्री आए और उनका जो परिवार का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, जो है उसको नौकरी भी मिलेगा। नंदीग्राम की इसी जमीन से बंगाल की राजनीति में ममता की तृणमूल कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता निकला था। दरअसल यहाँ इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप की एक केमिकल हब के लिए किसानों की जमीन का लेफ्ट पार्टी की सरकार ने अधिग्रहण किया था, जिसके खिलाफ टीएमसी ने आंदोलन किया और यहाँ साल 2007 में जमकर हिंसा हुई थी। 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस की फायरिंग में 14 ग्रामीण मारे गए थे और इसके बाद भी यहाँ 2 साल तक हिंसा का दौर चलता रहा था। देखिए कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है बर्फ भारी, रोड बंद, रास्ते बंद, दुकानें बंद। ये वो बर्फीला बंद है जिसने कश्मीर के कई इलाकों में जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। बर्फबारी से कई इलाकों को आपस में जोड़ने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं। कुदरत की इस बर्फीले बंद की रिपोर्ट। बर्फबारी के ये नजारे आपको दिलकश लग रहे होंगे। सफेद बर्फ से लदे पहाड़ों को देखकर आपका मन रोमांच से भर गया होगा, लेकिन इस बर्फ ने रास्तों को बंद कर दिया है। सड़क पर जमे सफेद बर्फीले मलबे से जिंदगी की रफ्तार थम गई है।
रोड पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियां इस बर्फीले बोझ के तले दबी खड़ी हैं। प्रकृति के सफेद अत्याचार ने दुकानों पर ताले जड़वा दिए हैं। कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होते ही मुश्किलों का दौर भी शुरू हो गया है। कड़कड़ाती ठंड का एहसास दिलाने वाली ये तस्वीरें सोनमर्ग से आई हैं। देखिए यहाँ कैसे बर्फबारी ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बर्फ से लदी गाड़ियां जहां की तहां जमी खड़ी हैं। बिजली के खंभों से लेकर घरों और दुकानों की छत सफेद बर्फ की गिरफ्त में है। अब जरा सोनमर्ग से करीब 123 किलोमीटर दूर करगिल का हाल देखिए। यहां कुदरत के सफेद प्रहार से रास्ते बंद हो गए हैं। बर्फीले अटैक से डरकर मानो पेड़ और पहाड़ों ने भी अपने रंग छोड़कर बर्फ के सफेद रंग का चोला ओढ़ लिया है। गाड़ी का बोनट हो चाहे घरों के अंदर जाने वाली सीढ़ियां, सब की सब बर्फ से पटी पड़ी हैं। करगिल में हो रही बर्फबारी ने तापमान को तो माइनस के नीचे पहुंचा ही दिया है। साथ ही सड़क पर रुकावट की तरह बिछी बर्फ ने गाड़ियों के पहियों पर भी ब्रेक लगा दिए हैं। ये उस्ताद जो है चेन लगा रहे हैं, ये चेन लगा रहे हैं इस वक्त। तो ये हमारे पुलिस के जवान लोग उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। करगिल में इस गाड़ी के रबड़ से बने पहियों ने जब बर्फ के सामने घुटने टेक दिए तो टायर पर लोहे की जंजीर बांधकर कार को रवाना किया गया। कुछ गाड़ियों को मोर्चे पर डटे लद्दाख पुलिस के जवानों ने धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब जरा करगिल के बाजार का रुख कीजिए। यहाँ के लोगों का हौसला देखिए। आसमान से लगातार बर्फ गिर रही है, लेकिन बाजार अपनी रफ्तार से चल रहा है। अब जरा कश्मीर के मुगल रोड का हाल देखिए। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि ये रोड नहीं बल्कि बर्फिस्तान का कोई स्याह सफेद इलाका है। दिसंबर का आगाज ही बर्फीले सितम के साथ हुआ है। अभी तो ठंड का पूरे शबाब पर पहुंचना बाकी है।